ठीक ना। यूएंगे भी ठीक है, कोई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब याद करने की चीज है। ठीक है। देखो बच्चे, AS19 में हम लोगों ने जो चैप्टर देख रहे हैं दैट इज लीज। और लीज के अंदर आपकी दो तरीके की लीज होती है, या तो फाइनेंस लीज या तो ऑपरेटिंग लीज। और अगर मैं फाइनेंस लीज की बात करूं तो इसमें दो बुक्स हम लोगों को देखनी थी। एक देखनी थी लेसी, और एक देखना था बच्चे लेसर। और जब मैंने पहले आपके साथ लेसी की बातें करी थी तो कुछ टर्म्स थी। टर्म्स होती थी, एक होती थी लीज रेंटल, कि आप हर साल रेंट कितना दे रहे हो। फिर होता था GRV, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता था, ML। और हाँ, तो ये एक चीज आपकी बनी है ना, दैट MLP इज इक्वल टू लीज रेंटल प्लस GRV। फिर मैंने आपको बोला था कि एक होता है रेजिडुअल वैल्यू, और वो क्या होता था, GRV प्लस UGR। और जो हम पहली एंट्री डालते थे, अगर मैं आपसे बात करूं एसेट टू लेसर, तो इसमें आप कह सकते हो कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज लो। जनरली क्या होगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू दी होगी, लेकिन अगर ये नहीं दी होगी तो क्वेश्चन बोलेगा कि कैलकुलेट लेसर लेसीज इंक्रीमेंटल, सॉरी, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। तो आपको याद है हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट निकालना सीखा था, और उसका क्या फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। और वो हमने प्रोसेस देखा था अंदर में, उसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आप देखेंगे आपका क्वेश्चन इसी के अंदर ही घूम रहा था। और फिर हमने वो स्केड्यूल बना लिया था कि इतना इंटरेस्ट है, ठीक है, फाइनेंस चार्जेस उसको PNL में भेजा था, डेप्रिसिएशन भी यही क्लेम करेगा, ये सारी बातें। ठीक है बच्चे। देन में आया था आपके पास लेसर। लेसर में दो मेन वर्ड्स, एक था बच्चे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता था, ऐसे लिख देता हूं मैं, लीज रेंट प्लस GRV प्लस UGR, और इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हैं, ML। फिर था बच्चे नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस GRV प्लस UGR। आपको इसको शॉर्ट में MLP प्लस UGR बोलना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है बच्चे, अनअर्न्ड फाइनेंस। बात करी थी हमने, सॉर्टेड है यहां तक आपकी पूरी कहानी। अब इसके अंदर ही तो मैंने बातें करी थी ना कि कैसे निकल रहा है क्या है, अगर आपको ये आता ना तो मैं बहुत सारी बातें लिख दी है मैं। ठीक है। फिर मैंने आपके साथ स्टार्ट करा था ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के अंदर आप मुझे बताइए, क्या जो मैं रेंट दे रहा हूं वो खर्चा होगा या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था। और हमने एक एग्जांपल बनाया कि भाई तू अपने टोटल खर्चे को प्रोडक्शन पे बायफरगेट कर देना, जो पेमेंट देनी हो तो फिक्स्ड है, लेकिन खर्चा अपने हिसाब से रिकॉर्ड हो। देखो आपके और मेरे बीच में पेमेंट की टर्म्स फिक्स्ड हो गई, फिर मैं जैसे मर्जी खर्चा रिकॉर्ड करूं, आपको क्या लेना देना उससे, आपके बैंक में तो पैसा दे रहा हूं ना मैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यही देखा था। और एक हम लोग जो भी डेबिट या क्रेडिट होता था उसको कौन से नाम से करते थे, वो क्या था, वो लीज इक्वलाइजेशन, याद है आपको। और मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। आइए वो दो एग्जांपल्स के साथ एक बार शुरू करते। वो दो एग्जांपल कितने बच्चों ने करे, वैसे दो तीन बच्चों ने करे। ठीक है। अब मैं पहले वो कराऊंगा या नया करा दूं, एक बार मैं नया करा देता हूँ, वो भी मैं करवा दूंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी, बैठ जाना क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है। पर उसमें नहीं तो मेरी पूरी एनर्जी जाएगी, 20-25 मिनट की बात भूल गया जो है, तो उस पर आराम से टाइम लगाएंगे अभी। अब मैं आपके साथ, हमारे दो टॉपिक बच रहे हैं। एक होता है सेल एंड
लीज बैक। ओ माय गॉड। इसी बच्चे को आइडिया है कि क्या होता है ये। फाइनेंस लीज में भी होता है और ऑपरेटिंग लीज में भी होता है, लेकिन इसके सारे क्वेश्चंस किस पे बने हुए हैं? ऑपरेटिंग। पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा। फाइनेंस लीज के लिए 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा, सिर्फ थ्योरेटिकली कुछ लिखवाऊंगा, और उसके नीचे ऑपरेटिंग लीज लिख के, और ये पेपर में आने के बहुत चांस होंगे, सेल एंड लीज बैक। अगर मुझे 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए मुझे किसके पास जाना पड़ता है? बैंक के पास। पर मैं चाहता हूँ नहीं यार, लोन ना दिखे यार। मतलब मेरे जो ऑपरेशन चल रहा है ना, मतलब लोन ना आए हुए मेरे बिजनेस में। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं ये लैपटॉप आपको बेचता हूँ, कितने का? 1 लाख का। मैंने बेचा, 1 लाख आ गया। अब मालिक कौन हो गया लैपटॉप का? आप। मैंने कहा मुझे लीज पे दे दो ना, तो मैं पैसा दे दो। ये क्या बोल रहे हो सर? आप पहले समझो बिजनेस के रिक्वायरमेंट, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, कैसे आता है पैसा? एसेट बेच दो सर, बेच दो लैपटॉप को। मैंने कहा भाई क्लास कैसे लूंगा? अरे, तो मैंने कहा कि अच्छा एक बात बता, बेच देता हूँ, तू 1 लाख दे दे, मुझे लीज पे दे देना, इसको यूज चल रहा है, तो मेरे को क्या मालिक बन के क्या करना है? मेरे जो ऑपरेशन है, जो एसेट्स लगे हुए हैं, मैंने सबको बेचा, और पर वो यहीं के यहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मुझे लीज पे दे दी। सो दिस इज टेक्निकली सेल, और फिर वापस ही आ गया मेरे पास। सेल करने पे आपने मुझे एकदम से कितने रुपए दे दिए? 1 लाख। अभी के लिए कितने हो गए? 100 रुपए। भाई मेरे से 21-21 रुपए 5 साल ले ले भाई, लीज के चार्जेस। यानी कि पहले मैं तुम्हें बेच देता हूं, तो उसमें क्या आ जाएगा कि मैं तुम्हें सेल कर दी, तो सेल कर दिया तो तुम मुझे कितने पैसे दे दोगे? 100 रुपए। अब तुमने उसी एसेट को मेरे को किराए पे दे दिया, क्योंकि लगना तो यहीं पे ही है, एसेट यूज तो करूंगा। अब मैं तुम्हें 21-21 रुपए दूंगा, तो तुम्हारे पास टोटल कितने आ जाएंगे? तो 5 रुपए ब्याज। अब तुमको 5 रुपए की जगह 15 लेना है, मैं कमर्शियल थोड़ा ना डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। वो तो जो भी अमाउंट होगा होगा, बट आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट सोचिए। ऐसे एयरलाइंस में बहुत होता है। एयरलाइंस में क्या होता है बच्चे, कि उनके पास जो इतने भारी भारी एसेट्स होते हैं, उनको अगर पैसे की जरूरत है, वो उस एयरलाइन को पहले भेज दे, एनबीएफसी को या किसी को, और फिर उसी को ही ले ले, तो उससे उनके पास लिक्विडिटी क्रिएट हो। मतलब वही प्लेन मैं ही चला रहा हूँ, वही प्लेन है, पायलट वही है, सब वही है, सब लगा हुआ है, लेकिन बस मैंने उसको बेचा, फिर वापस ले लिया, और हमने उसका लीज। क्लियर है? तो ये क्या हो गया बच्चे मेरा, इसका क्या बोला जाता है? सेल एंड लीज बैक। इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और मैं आपके साथ कौन सा डिस्कस करूंगा? ऑपरेटिंग लीज। देखो, सपोज करो एक इंसान है ए, और एक इंसान है बी, और इस ए के पास एक लैपटॉप। ठीक है जी? ए ने क्या कर दिया? सेल कर दिया लैपटॉप। ठीक है, ये अभी इसके ऑफिस में ही लगा हुआ है। ठीक है, अभी मालिक कौन है? ए। पर ये इसने सेल कर दिया, कितने रुपए का सेल कर दिया? 1 लाख का। एंट्री क्या डलेगी भाई, तो सीखेंगे। इसके यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है? हो सकता है 70,000, हो सकता है 10,000, हो सकता है 1 लाख, मुझे क्या पता भाई। मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है, मेरे को पैसे की जरूरत है, बैंक के पास में जाऊंगा नहीं। आप समझ रहे हो रिक्वायरमेंट? समझो धंधे की, लोन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने बंदा तो वैसा ही ढूंढा जो लोन प्रोवाइड करता है, पर ये थोड़ा फैंसी वर्ल्ड हो गई, सेल एंड लीज बैक। तो मैंने क्या करा, मैंने लैपटॉप सेल करा। उससे क्या हुआ, मिस्टर बी मुझे कितने रुपए दे देगा? 1 लाख। तो मेरे पास पैसे आ गए, फिर मिस्टर बी लैपटॉप ले जाने लगा।
मैंने कहा भाई लैपटॉप मत ले जाना, क्लास कैसे लूं? उसने कहा भाई साहब आपने बेचा है। तो मैं बोला देख मैं देखो बेचा है ना, अब तू मुझे इसी एसेट को लीज बैक कर दो। लीज बैक करने से बी क्या बन जाएगा? लेसर। और मैं क्या बन जाऊंगा? यस। पहले मैं क्या था ओरिजिनली? पहले तो मैं था सेलर, और ये कौन था? बायर। फिर उसने वही एसेट लेके मेरे को लीज पे दे दिया, और मैंने बोला भाई साहब कितने अच्छे इंसान हो आप, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा भाई साहब, 3 साल में कर दूंगा भाई साहब। सर कितने रुपए करोगे सर? तुम बता दो, तुम्हारे हिसाब से तुम अगर बी हो कितने रुपए मांगोगे? 3 साल में पेमेंट कर दूंगा। 33,000, 33 कर दो, 1 लाख बना दो उसको। एग्जैक्टली exactly, आप बोलोगे सर ये क्या बात है? ये तो एक बात होगी कि आपने मेरे से आज 1 लाख लिए और 3 साल में 1 लाख दे दो। एग्जैक्टली exactly, तो मान लेते हैं 40,000, 40,000, एक बीस दे दिया, आपका ब्याज भी बन गया, वो जो लोन जैसा भी चल गया, और मेरा लैपटॉप मेरे ही ऑफिस में भी लगा हुआ है, और कोई नहीं है। समझ आया बच्चे? आप पहले ये समझो कि मतलब ऐसा चल रहा है सेल है। ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस में जैसे मैंने बोला वहां बहुत ज्यादा, ठीक है, सेल एंड लीज, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा इतना आसान नहीं है। तो बस हम थोड़ा सा एक ब्रीफ दे, यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मिस्टर ए है, सेलर है, लेसी भी है। देख एक चीज समझ, अभी भी आया हो ना? ये लाख, मेरे को पैसे की जरूरत है 1 लाख रुपए की, ठीक है? आप दोगे 1 लाख रुपए? आप वो इंसान जो 1 लाख दे, ठीक है, तो मेरे को लोन नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं कह रहा हूँ देख भाई ये लैपटॉप मैं तेरे को बेच देता हूँ, और तूने मुझे 1 लाख दे दिए। अब तू कह रहा है मैं लैपटॉप ले दूं, मैंने कहा नहीं, लैपटॉप तो आपका है। मैंने कहा मुझे वापस लीज पे दे देना, मालिक तो आप बन गए ना लैपटॉप के, मेरे को लीज पे दे दे, यही लगे रहते भाई, क्लास चलती रहेगी। तो उन्होंने कहा सर पेमेंट, मैंने कहा 40 40 40 करके 3 साल में पेमेंट चुका दूंगा तेरी। तो ये क्या हुआ, पहले मैंने आपको सेल करा, ठीक है, मिस्टर ए ने क्या करा, लैपटॉप को पहले सेल करा, फिर बायर मालिक बन गया, और उसी से ही ले ली लीज बैक, सेल करा और वापस ले लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अगर आप देखोगे सीक्वेंस में लिखा है, पहले मैंने सेल करा, और फिर इसलिए इसी लैपटॉप को मैंने क्या करा, लीज बैक करा, और अभी भी वो लैपटॉप यही लगा हुआ है, पैसे भी आ गए मेरे पास, और अब मैंने क्या करना है, आपको मैंने हर साल कितने कितने देने, 40 40 40 हजार, जस्ट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट। पर ओरिजिनली वो एसेट मेरा था, तो पहले मैंने सेल करा, फिर मेरे को लीज पर, ये एसेट आपका ही नहीं है, मैंने बेचा फिर लीज पे। हाँ जी, क्या कह रहे दोस्त? क्लियर है ना? नोट डाउन कर लिया? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं वो बहुत बार आया हुआ है बेटे। ये वाला लिख लिया ना सब? 2 लाइन छोड़ देना, तेरा वो डिक्टेट कराऊंगा बस यहाँ जो लिखा हो। चलो सीधा आते क्वेश्चन, और मेरा आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इंटेंशन देनी है। कंपनी अकाउंट्स कौन बनाता है? आई मीन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जर्नल एंट्रीज, लेजर, मैनेज, मैनेजमेंट को हायर कौन करेगा? कंपनी करेगी, कंपनी बनेगी। अल्टीमेटली कंपनी की जिम्मेवारी है, कंपनी में कोई ना कोई डायरेक्टर होगा अकाउंट्स का जिसकी जिम्मेवारी है, उसने 100 200 लोग को हायर कर लिया कि भाई तुम लोग बनाओ। ये अकाउंट्स बना के किसको दिखाने होते हैं? उसके बाद शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की क्या उम्मीदें होती? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, कम से कम
तो मैनेजमेंट पे प्रेशर होता है कि मैं हर 3 महीने बाद ग्रोथ दे, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर बैठ रहे हो ना, तो मुझे पता है तुम क्या सुनना चाहते हो। तुम सुनना चाहते हो कि दिस ईयर इज द बेस्ट ईयर, 30 साल से हमारी कंपनी चल रही है और ये साल बेस्ट ईयर है। फिर आप अगले साल आओगे, फिर क्या सुनना चाहोगे? ये साल बेस्ट ईयर है और उससे अगले साल। हाँ, तो पर क्या रियलिटी में ऐसा होता है? इस प्रेशर के चक्कर में बहुत फ्रॉड चल रहे होते। सत्यम कंपनी बताया आपको, सत्यम कंपनी ने इसी प्रेशर के चलते हुए फ्रॉड कर दिया। उसको टॉप की कंपनी बनना था, उससे ऊपर थे इन्फोसिस और विप्रो, और इन्वेस्टर कंपेयर करते ये आईटी कंपनी है। सत्यम वाज थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन आईटी, जस्ट लाइक टीसीएस। ठीक है, और उसने क्या करा, उसने अपने अकाउंट्स को फोर्ज कर सेल दिखा दी जो सेल नहीं हो रही। सेल दिखाएगा तो बैंक अकाउंट जो था ही नहीं उसमें क्रेडिट दिखा रहा है, पासबुक बना रहा है खुद से, बीआरएस बना रहा है खुद से। और जब ऐसी क्वार्टर में ग्रोथ दे दी तो अगले साल फिर देनी, बढ़ता गया ग्रोथ। और उनको, जो सत्यम के जो प्रमोटर थे, किसी को नाम पता? राजू रामलिंगम। हाँ जी, उनको बिल गेट्स के बराबर माना जाता था। ही वॉज दैट पर्सनैलिटी, दैट ही इज द नेक्स्ट बिल गेट्स ऑफ इंडिया। उनका जैसे आपको अंबानी की फोटो दिखती है ना, जस्ट पब्लिक फिगर, ठीक है, उनको ऐसा लगा। और उन्होंने खुद ही मेल ड्राफ्ट कर दिया एक दिन कि मैंने फ्रॉड किया और मैंने ये फ्रॉड करा है और ये बर्डन अब मैं लेके नहीं चल पा रहा, मैं थक गया। 2 साल हो गए, झूठ पे झूठ, ऑडिटर को पैसा खिलाया जा रहा, ऑडिटर झूठे साइन करा पीडब्ल्यू से। और जैसे ही ये उन्होंने मेल डाला, स्टॉक मार्केट का क्या हुआ, गंदा वाला बस। कितने लाखों करोड़ आपके सामने अभी वॉर के चक्कर में कितने गिर रहे, सेम पेज। एंड फिर ये डाउट एक कंपनी पे नहीं होता। आप सोचो, जब स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है ना, इसका मतलब ये लगता है कि भाई तो सब ऐसे चल रहे होंगे। आप सोच रहे हो विद एक ऐसा क्रेडिबल इंसान जो मोदी जी के साथ खड़े होके भारत देश का फ्यूचर बता आगे 50 साल, पता लगे कि वो फ्रॉड है, तो क्या आप किसी भी मार्केट पे किसी भी कंपनी पे भरोसा कर पाएंगे? सारा पैसा निकल जाता स्टॉक में। तो बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा, कोई टॉपिक चल रहा था? हाँ, हाँ, प्रॉफिट ज्यादा है, बिकॉज इन्वेस्टर को क्या दिखाना होता है मैंने? प्रॉफिट ज्यादा। यही इंश्योर AS19 करेगा कि ये जो तुम सेल और वापस कर रहे हो ना, कहीं तुम फोर्जरी तो नहीं कर रहे, प्रॉफिट तो नहीं बढ़ाने की टेक्निक है कहीं तुम्हारी। मतलब सर, मतलब भाई ये चीज है 100 रुपए की, मैं तेरे को 5 लाख की सेल दिखा रहा हूँ, सेल रिकॉर्ड करूंगा, P&L बढ़ जाएगा मेरा। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, धीरे धीरे करके पैसे दूंगा तो मेरा खर्चा तो बाइफरकेट हो जाएगा। आप सोचिए, आई एम शोइंग सेल्स इमीडिएटली। शोइंग सेल्स इमीडिएटली मींस मेरा सेल एकदम बढ़ जाएगा, सीधा इंपैक्ट आएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट पेमेंट कैसे करनी है मैंने? 10 साल में। आप सोचो, भाई टेक्निक तो है। मैं आपको अगर बताऊं A2 जंक्शन के प्रॉफिट, जो भी नंबर बताऊं, क्या आप भरोसा करेंगे? 19 लाख का टर्नओवर हुआ है अभी। 90 नहीं, 19 लाख। तो अगर मान लो हम लोगों के प्रॉफिट 10 लाख है, क्या मैं अभी एक एंट्री डाल के उसे 20 लाख नहीं कर सकता? मैं आपको ये लीज पे दे देता हूँ एसी, लीज पे सॉरी, मैं आपको बेच देता हूँ, ठीक है, इसकी बुक वैल्यू कुछ होगी, बेचूंगा कुछ, प्रॉफिट आ जाएगा। पर आप बोलोगे सर मैं क्यों दूं इतने पैसे? मैंने कहा भाई धीरे धीरे ले लेना भाई, तू ब्याज के साथ, मेरे को इस साल को ठीक करने दे भाई, मेरे को लोन लेना मार्केट से, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर लुकिंग इनटू, मेरे को 1000 कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे गवर्नमेंट से। आप सोचिए ऐसा होता है इन रियल वर्ल्ड। ऑडिट ऐसे नहीं होती, ऑडिट इज नॉट अबाउट वाउचिंग।
आप जा रहे हो, ये फर्नीचर रखा, हाँ रखा है, टिक लग गया, ऐसे थोड़ा ना चल रहा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन भाई मतलब फिल्टर्स है भाई, समझ रहे हो, अकाउंटिंग के फिल्टर्स होते हैं, बहुत गहरा जाना पड़ता था, वो दिख नहीं रही होती चीजें। कोई आके बताएगा आप, कोई बात है नहीं, आपके सामने तो इनवॉइस आपको लगेगा सब सही है, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग है कहीं नहीं दिख रही। लेकिन जो उसका ब्लास्ट होता है ना, तो वो फिर मल्टी मिलियन करोड़ रुपीस का ब्लास्ट होता है फिर। मुद्दे की बात ये हो, गवर्नमेंट विल इंश्योर कि आप फालतू का प्रॉफिट ना दिखाओ भाई, क्योंकि उसको पता है ये अकाउंट्स है, तुम अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिखाना। अगर ये टैक्स होता तो क्या दिखाना चाह रहे होते तुम सरकार को? लॉस। गवर्नमेंट नोज दी नोशन, जब जो बंदा सामने जैसा होता उस हिसाब से उसको हैंडल करा जाए। तो AS19 अकाउंट से सरकार विल इंश्योर कि तेरे प्रॉफिट फालतू के बुक नहीं होने दूंगा मैं, देखेगा कैसे। मिस्टर ए सोल्ड अ मशीनरी विद WDV। कितने रुपए की WDV? कितने रुपए की बेची? एंड द सेम मशीनरी वॉज लीज बैक बाय B टू, यानी कि ए ने पहले बी को सेल करा और बी ने इसको वापस दे दिया लीज बैक, फुल। द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज। सबसे पहला पॉइंट, मैं सारी बातें लिखूंगा। बुक वैल्यू कितने की थी? व्हाट इज द सेल प्राइस? व्हाट इज द फेयर वैल्यू? इसका मतलब क्या तुम झूठी सेल दिखा रहे हो या सही दिखा रहे हो? बिकॉज जो सेल एंड फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज सेम, तो कोई दिक्कत नहीं, डाल दो एंट्री, कर दो प्रॉफिट बुक। यानी कि सर, एंट्री आप मत लिखना, मैं आपको बोलूंगा बस, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना बच्चे, फिक्स्ड एसेट कितने से बंद करूं? तो PNL। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो तुम सेल दिखा रहे हो वो फेयर वैल्यू के बराबर है। पहले पॉइंट का आंसर पढ़िए। मेरे को कोई लीज रेंट की एंट्री वेंट्री नहीं डालनी कि आगे जाके क्या होगा, वो सब नहीं चल रहा है, ये सिर्फ उस सेल के पॉइंट की एंट्रीज चल रही है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द बुक वैल्यू? सेम। व्हाट इज द सेल प्राइस? व्हाट इज द फेयर वैल्यू? आर यू ओवर स्टेटिंग योर प्रॉफिट्स? नो। आप तो 50 दिखा रहे हो, फेयर वैल्यू तो 60 है। सरकार कह रही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री डालो प्रॉफिट होता है। क्या एंट्री? बैंक में 50 टू फिक्स्ड एसेट, 40 टू PNL, 10। तो वो दोबारा यही बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है ना, शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। लिख लीजिएगा प्लीज, प्लीज साथ साथ लिख लीजिए, पॉइंट नंबर A का भी आंसर और पॉइंट नंबर B का। और अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो पॉइंट नंबर A का ऐसे बना लिया, और ये क्योंकि ना भूल जाते हैं फिर ना, दिमाग नहीं चलता, जब तुम रिवाइज करोगे ना भूल जाओ, तो इसलिए ये बना हुआ सही रहता है। पॉइंट नंबर A का ऐसे बुक वैल्यू, सेल प्राइस, फेयर वैल्यू। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रॉफिट कितने का बुक कर रहे हो, 10 रुपए का, यहाँ पर भी कितने का, 10 रुपए। मैं जस्ट सेल की एंट्री डाल रहा हूँ, कितने का किराया, कितने का लीज बनेगा, ये सब नहीं देखना आपने। अपन सिर्फ सेल देख रहे हैं कि कहीं सेल के टाइम पे तो मैं प्रॉफिट फर्जी नहीं बना रहा। एक इंटेंशन है बस। अगला बताइएगा बच्चे, फेयर वैल्यू इज 45। अरे सर पहले बुक वैल्यू तो लिखो, बुक वैल्यू कितनी है बच्चे? 40। सेल प्राइस कितना है? ओ माय गॉड, फेयर वैल्यू। क्या मैं, एक ही सवाल है, क्या मैं अपने सेल प्राइस को ज्यादा दिखा रहा हूँ? किससे कंपेयर कर रहे हो आप? फेयर वैल्यू मैं नहीं दिखा रहा, सरकार तब तक चल रहेगी जब तक आप ऐसा पंगा नहीं ले। प्रॉफिट और लॉस, तो 2 रुपए का लॉस इज टू बी बुक।
क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो बुक वैल्यू और सेल प्राइस से कंपेयर करोगे ना। फेयर वैल्यू तो एक रेफरेंस के लिए है ना बस, कि फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा हो। ओ माय गॉड। पॉइंट नंबर डी, व्हाट इज द बुक वैल्यू, what is the sale price, what is the fair value? Are you trying to overstate your sales? तो इसका मतलब गड़बड़ है। पर एंट्री तो डाल देंगे सर जी। अरे काहे की एंट्री डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना बैंक में, फिक्स्ड एसेट कितना, पीएनएल कितना, इस 10 को आप एकदम से रिकॉर्ड नहीं करो। इट इज टू बी डेफर्ड ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म। क्यों? हर्जी है ये। यानी कि प्रॉफिट तो 10 का ही है बच्चे, लेकिन अब आप लैंग्वेज देखिएगा। पॉइंट नंबर डी, fair value is 40, sale price is 50, the profit of 10 lakh is to be deferred and amortized over the lease। तो धीरे धीरे रिवर्स, क्योंकि कितने रुपए का प्रॉफिट फर्जी था, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। भाई तू बेच कितने का रहा है? 50 लाख। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? 40 लाख। हाउ इज दिस पॉसिबल? रिकॉर्ड हो रहा है, बट मैं स्टेटमेंट में तो नहीं जाने दे रहा ना। इस 10 को मैं तेरी बैलेंस शीट में भेज दूंगा ना, पीएनएल में नहीं आएगा ना। आप इन्वेस्टर हो, आप पीएनएल देख रहे हो। मान लीजिए लीज टर्म 5 साल है, तो सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा तेरे पीएनएल, बाकी 8 तो डेफर्ड में बैलेंस शीट में पड़ा होगा। जैसे हम लोग, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? तूने खर्चा कर दिया, पर क्या मैं सारा पीएनएल में जाने देता हूँ? धीरे धीरे करके खर्चा जा। ऐसी ये तेरा प्रॉफिट है ये, ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको एकदम से पीएनएल में जाने दे रहा हूँ? नहीं। डेफर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे। दो का दिखा, तो ठीक है करो। फिर और भी देख लाइफ में, अभी एक एग्जांपल से कहां से तुम सारी चीजें कर, रियल लाइफ में बहुत डेप्थ हुई। हाँ, वो वाली चीज, मतलब समझ गए? तो सेल में नॉर्मली हाई कर दूंगा, जितना दिखाना है वो चीज करो। तो फैक्ट्स ऑफ द केस तो देखिए जा। डेफर्ड पीएनएल लिख दे, कोई बात नहीं, हमें एंट्री नहीं डालनी है, तो मैं जनरली बस आपको सिंपल एंट्री दिखा दूं, डेफर्ड पीएनएल। क्लियर है बच्चे? पॉइंट नंबर ई, बुक वैल्यू कितनी है? ओहो, सेल प्राइस, ओ माय गॉड, और फेयर वैल्यू। मुझे आप देखो, तुम्हारा प्रॉफिट तो 10 का है, बुक एंट्री 10 का प्रॉफिट, लेकिन मुझे प्रॉब्लम कितने से हो रही है? 4। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप टोटल प्रॉफिट तो 10 का बुक करेंगे, बट आप क्या कर दोगे? 4 के प्रॉफिट को डेफर करो, 6 इमीडिएटली रिकॉर्ड करो। देखिएगा एक बार, प्रॉफिट तो मैं 10 ही लिख रहा हूं इधर। फेयर वैल्यू 46, सेल प्राइस 15, प्रॉफिट ऑफ 6 लाख इज टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बैलेंस प्रॉफिट ऑफ 4 लाख इज टू बी एमोटाइज और हम्म, एकदम ऐसे उठ कर आएगा। और देखो हर पॉइंट पे बताना, नीचे आपको ऐसे लिखना होगा, ये आप रफ में वहीं पे ऐसे बना लोगे, क्योंकि इससे क्लैरिटी आ जाती, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। समझ रहे हो? आखिरी केस में अभी नहीं कराऊंगा, आखिरी केस को पकने के लिए। आपको एंट्री नहीं डालनी, आपको वो लैंग्वेज लिखनी है, पर जब तक मैं आपको वो नंबर नहीं दिखाता ना, तो आपको पता नहीं लगता।
आपने 14th क्वेश्चन करना है और फिर आखिरी वाले पेज पे जाएंगे, 14th वाला शुरू कर दीजिए साथ। सेम है पर आपके दिमाग में पहले बैठना चाहिए। लिख के ही कर लेना बच्चे, लैंग्वेज बना लेना, इंपॉर्टेंट है ये ना। बच्चा वीक हो जाता है इस टॉपिक में, इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। हाँ, और लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, मतलब अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली या द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डेफर्ड ओवर द लीज पीरियड, ऐसे करके तो लिख लो। हाँ, सेल प्राइस वही तरह ऊपर वाला है 400, तो कोई झमेला नहीं है। अब पहले वाले पे आ जाओ एक बार। नहीं, सेम वही है, पहले वाले पर आ जाइएगा आप। हाँ, फोर्थ में डिफर होगा। जो पहुंच गया उधर फिफ्थ का मैं एक बार बता देता हूँ, पहुंच गया तुम लोग इलस्ट्रेशन पर आने एक बार लोग बाकी बच्चे इधर करो। आज कैसे है उसमें रियल बट डिपेंड के साथ एक ही तो करें बाकी चार क्योंकि नेट नेट को गेट वाइड में लॉस क्योंकि एंट्री
इस लॉस को दिखाने का तरीका है, लोगों को 5 तो लॉस बढ़ाएगा। तो एक इसको भी क्या करते हैं, टेक्निकल डेफर्ड मतलब हर साल प्रॉफिट लास्ट फेयर वैल्यू में 450 से इतना दिखा रहा है कि 450 फेयर वैल्यू से ज्यादा देख रहा है तो सरकार को हाँ जी बच्चे लास्ट केस तक आए आगे लास्ट केस तक अभी एक बार में एक बार बता इधर आगे इधर हो गया सब लास्ट पर आ गई। चलिए अब एक बार सुनिएगा, मुझे बताइए कि मैं एंट्री क्या डालूं। एक बार पहले एंट्री डालते हैं। बैंक में कितना बच्चे 290 कितने का 10 लाख। फिक्स्ड एसेट कितने का 300। यानी कि आप अपनी बुक्स में क्या दिखा रहे हो लॉस, पर क्या ये लॉस 10 का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। भाई साहब आप अपने सेल प्राइस को ज्यादा दिखा रहे हो। आपकी फेयर वैल्यू है 250 की, आप 290 का सेल दिखा रहे हो। मुझे कितने रुपए से प्रॉब्लम हो रही है और मैं आपको 40 से गिरा के रहूंगा। ऐसा ही तो चल रहा था। इसका मतलब आपको अपना लॉस थ्योरेटिकली या मतलब लैंग्वेज बोल रहा हूं 50 का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। योर लॉस कैन नॉट बी 10 रुपीज, योर लॉस हैज टू बी 50। और क्योंकि मुझे बुक एंट्री कन्विंस करने के लिए नेट इफेक्ट तो 10 का ही दिखाने, तो प्रॉफिट जो है ना जो 40 का है इसको आप क्या कर देंगे डेफर कर देंगे सो दैट नेट इफेक्ट दिखे कि सर 10 ही जा रहा है। आप एक चीज समझिए, मैं एक बार फिर से बोल, सबसे पहले समझो कि क्या ये एंट्री क्लियर है आपको। एंट्री क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मुझे और सरकार को ये प्रॉब्लम हो रही है
क्योंकि किसी चीज की अगर फेयर वैल्यू 250 है, आप उसको 290 का सेल दिखा रहे हो, आप ओवरस्टेट कर रहे हो। कितने रुपए से? 40 से ओवरस्टेट कर रहे हो, तो मैं आपको 40 से गिरा के रहूंगा। आप अभी 10 के लॉस पर हो, मैं आपको 40 का लॉस और देकर टोटल लॉस कितना बनाऊंगा। बट मुझे अकाउंट्स के एक लॉजिक डेबिट क्रेडिट की रिस्पेक्ट करते हुए ये लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है, 50 का लॉस और 40 का प्रॉफिट ले ले चल, क्योंकि नेट इफेक्ट क्या दिखाना है हम लोग को। और इसको बस आप धीरे धीरे करके डेफर करके प्रॉफिट रिकॉर्ड। 50 का डायरेक्ट लॉस, 40 के प्रॉफिट को डेफर करना। समझ आया आपको? अगर आपको ये बात समझ आई तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे पॉइंट नंबर 1 देखिए जरा। सेम वही बात है। लैंग्वेज दिखा, लैंग्वेज में यही लिखा होगा, ₹5, जो नीचे वाला था ना, कितने रुपए का लॉस था, 5 लाख का। 5 लाख लॉस इज टू बी बुक इमीडिएटली, 4 लाख प्रॉफिट इज टू बी डेफर्ड ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म। अब आप मुझे यहां पर बताइए, मैं एंट्री क्या डालूं पहले? बैंक में कितना? पीएनएल 1 टू फिक्स्ड एसेट 40। कितने रुपए का लॉस दिख रहा है? पर आप अपना लॉस कम दिखा रहे हो, क्योंकि तुम 4 रुपए ज्यादा दिखा रहे हो। तुम अपना सेल प्राइस 4 रुपए ज्यादा कैसे दिखा? मैं तुम्हें हिट दूंगा 4 रुपए का। जिस वजह से 1 रुपए के लॉस पे जब 4 का हिट पड़ेगा तो इमीडिएटली 5 का लॉस और 4 का प्रॉफिट। क्या आपको समझ आया? अब ये लैंग्वेज पढ़िए और फिर आपका सेल एंड लीज बैक भी डन है जी। दिस इज टेक्निकली बुक एडजस्टमेंट्स। गवर्नमेंट ना पैसे का फ्लो हो रहा है ना कुछ हो रहा है, आप बस अपने प्रॉफिट्स को घुमा फिरा के बढ़ा ना रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स होता है वो, तो उस एंगल से गवर्नमेंट इज जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं तेरे फेयर वैल्यू के बेसिस पे तेरे प्रॉफिट को रेगुलेट कर, है ना दोस्त? यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आपको याद है बच्चे, मैंने आपको बोला था कि फाइनेंस लीज में 2 लाइनें छोड़ देना। तो बस आपको वहां पे ये लिखना है, फाइनेंशियल लिखा था वहां पर, तो क्या लिख रहा है? द एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर कैरिंग अमाउंट शुड बी डेफर्ड एंड amortized ओवर द लीज टर्म। सर जी क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, बाय चांस थ्योरेटिकली आ जाए तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल में क्या। ठीक है, हाँ पूरा ही लिख दीजिए। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ सेल प्राइस over carrying amount should be deferred over the lease term, should be deferred over the lease term. The excess or deficiency of sale proceeds over carrying amount should be deferred over the lease term. All clear? पूरा ही लिख लो चलो। इन proportion of depreciation of the lease asset। क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना, theoretical बात। और मैं आपको उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। उस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा कनेक्टेड सिर पैर तो नहीं है, पर वो पेपर में आ रखा है, मॉड्यूल में भी है, आपके सीए के भी है और सीएमए के भी। और जनरली ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैं आपको सिर्फ स्टेप्स के थ्रू बताऊंगा, आप उसको फॉलो करें। 5 मिनट का है, आपका साथ रहेगा, उसके बाद आपका सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने से पहले मैं आपको रजिस्टर में फैक्ट्स लिखवा दूंगा, फिर मैं सीधा आंसर पे जाऊंगा। आइए देखते हैं।
BNP Limited availed a lease from NLL. The condition of the lease term are as under. Lease period 3 term. प्लीज अपने रजिस्टर में लिख दीजिएगा, लिख दिया क्वेश्चन नंबर 13। लीज पीरियड कितना है? 3 साल। कौन से साल में स्टार्ट हुआ? 2009। 2009 लिख दीजिएगा। 5वां पॉइंट पढ़ लीजिएगा। आप कितने टर्म के लिए लिए 3 साल। तो ना 2009 जहाँ लिखा है ना, 2009, 2010, 2011, 3 साल के लिए लिया गया। वैसे तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, पहली लाइन में। ये मैंने रीड करवा दी लाइन पहली। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो बीएनपी अवेल्ड अ लीज, द कंडीशन ऑफ द लीज पीरियड इज 3 years इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2009। तो 3 years आ गया था, तो पहली बता रहा था वो नीचे वाले पॉइंट से क्या था उसमें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो आप फेयर वैल्यू लिख सकते हैं भाई, इतने की कॉस्ट है भाई, फेयर वैल्यू है 10 लाख। पॉइंट नंबर 2 में भी दोबारा से फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख दी हुई है। द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द लेसर, प्रॉपर्टी लेसर के पास आ जाएगी, कोई बात नहीं, अवॉइड करना है। यूजीआर भी बता दीजिए, लिख दीजिए अपने रजिस्टर में, यूजीआर भी 1 लाख। कौन से साल में? 2011, यानी कि तीसरे साल के एंड में यूजीआर भी दी हुई। आईआरआर कितना है? 10%। और मेरे को ये 10% की वैल्यू दे रखी है। अभी तक आप जो क्वेश्चन देखते थे उसका सिर पैर होता था कि हमें एमएलपी क्या हो गया है, क्या निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। पूरी लाइन ये है कि वो पूछ रहा है कि लीज कौन सी है, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो लाइफ कितने की है? 5 साल की। कितने साल में आप पेमेंट करोगे? 3 साल। तो वो पूछ रहा है ये फाइनेंस लीज है कि क्या है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस। आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स क्लियर? अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं आपको कोई लॉजिक नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता सकता। ठीक है, एकदम यही सवाल आएगा, हमें एकदम ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, व्हाट इज द यूजीआरबी। कह सकता हूं यूजीआरबी 3 साल बाद मिलना था, तो उसकी आज की वैल्यू निकालेंगे। आज की वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा, डिस्काउंट रेट 10% दिया और 3 साल बाद का क्या हो जाएगा, 0.7513 गिवन होगा। तो आपकी आज की यूजीआर भी क्या हो गई, 75130। यहां तक समझ आया आपको? बना लीजिए आराम से। कॉस्ट है 10 लाख, यूजीआर भी ये है 75130। तो जो बच गया ना बेटे 10% का ना, 1/1.10 3 बार कर दो। तो 10 लाख में से इन्होंने 75130 को माइनस करा, तो वो एमएलपी की वैल्यू आ गई या लीज पेमेंट की 9,24,000। स्टेप्स है, मैं वो सिर्फ यही बोलूंगा। उसको एक बार अभी हम कंक्लूड करेंगे कुछ चीजें, नहीं बस जहां तक मैंने बोला मैं उसके बाद अभी बोलूंगा। आप सभी बच्चों का 9 24 870 आ गया, 9 24 870 आया। अब आप देखिए वो क्या लिख रहे हैं कि 3 साल का, अगर जैसे होता है ना ईयर 1, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, 1 साल बाद 1 रुपया, 1 साल बाद 1 रुपया, 1 साल बाद 1 रुपये, उसकी आज की वैल्यू क्या हो गई, 2.48। आप इस 9 24 को डिवाइड कर देंगे 2.48 से, इससे आपका क्या आ जाएगा कि आपकी एनुअली ये लीज पेमेंट जाता है, क्योंकि ये 9 24,870 इज योर लीज रेंट्स 3 साल के। बट मैं इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आज का 1 रुपया वो इक्वेटेड नहीं। तो मैंने अब इतना कॉम्प्लिकेट में तो सीधा ही उसके टोटल से डिवाइड कर दिया, तो मेरी एनुअल लीज रेंटल्स, मैंने उसको 3 से डिवाइड नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि एक पेमेंट आज हो रही होगी, एक 1 साल बाद और एक 1 साल बाद, यानी कि टोटल 3 साल में हो रही होगी ना। और आप याद करके चल लो भाई, ऐसे कोई एफएम का कोई गहरा कॉन्सेप्ट में थोड़ा ना जाने,
आपको 3 साल का डिस्काउंट रेट लेना और उससे डिवाइड करना है, और ये आ जाती है आपकी एनुअल लीज पेमेंट। यहां तक क्लियर है? यहां तक पहुंच गए सारे बच्चे? अब देखिए पैरामीटर नंबर 1, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, दैट इज 924। कैसे आया था ये? 10 लाख में से यूजीआरबी बाहर कर दिया। 10 लाख तो आज की वैल्यू थी ना, तो उसके अंदर जो 1 लाख था उसकी आज की वैल्यू 92 थी, उसको बाहर कर दिया। तो एमएलपी तो होगा ना ये 920। कहने से दिस इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और पैरामीटर नंबर 2, कि जी 5 साल का एसेट है, 3 साल है, तो मेजोरिटी है, देयर फोर इट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस। मुझे सिर्फ उनको प्रूव करना था फाइनेंस लीज है, और मैंने क्या करा, मैं आपको सिंपल शब्दों में, भाई 10 लाख, 3 साल बाद 1 लाख था, 1 लाख को डिस्काउंट करके बाहर करा, 9,24,000 आए थे। मैंने कहा भाई 92% तो पैसा ले रहा हूं मैं, तो फाइनेंस लीज है। और दूसरा 5 साल की लाइफ थी, 3 साल है तो मेजोरिटी है, तो बेसिकली दिस इज अ फाइनेंस। हाँ हाँ, लिख लिया। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा। अनअर्नड फाइनेंस इनकम निकालना, आप खुद दिमाग लगाओ। इतना डेवलप कर दिया, धीरे धीरे चला दियो। लीज पेमेंट कितने की है? 371। 3 साल हो गया, और यूजीआर भी ऐड कर दो। क्यों? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है जी। अनअर्न्ड कैसे निकलता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो 12-15 आ गया। नेट इन्वेस्टमेंट में लेके चल रहा हूँ कि इसको जब आज की वैल्यू पे लाऊंगा तो 10 लाख फेयर वैल्यू जो दी हुई है वो नेट इन्वेस्टमेंट ही तो। वो अनअर्न्ड इन्वेस्टमेंट, अनअर्न्ड फाइनेंस इनपुट। आप इसको याद करके भी जा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, एज इट इज उठकर आता है, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए बच्चे से। हो गया? तो मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, बट कहने से फेयर वैल्यू होती है क्लोज अगर आज के लैपटॉप 1 लाख का है, तो मैं तुमसे फ्यूचर में जो भी लूंगा उसका आज की वैल्यू तो 10 ही बैठेगी, क्लोज टू दैट लॉजिक। मतलब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं डिस्काउंट करूँ और इंस्टीट्यूट कर रहा ना हो, तो वैसे चल तो वो चीज आप कह सकते हो कि सर ये 10 लाख के अंदर इंटरेस्ट छोड़ दूंगा, ऑब्वियसली अगर मैं आज ही होगा तो मैं इतना ही तो होगा ना। चलिए शुरू से एक बार मैं सीक्वेंस से बोल दूंगा, स्टेप्स आपको बोल दूंगा। क्या कह रहे दोस्त? जो 3 साल बाद मुझे 1 लाख मिल रहा था, हाँ वो एमएल। ये हमारी एनुअल लीज पेमेंट्स निकली थी, जो ऊपर ये जैसे, क्योंकि तुमने डिवाइड किससे करा था? पॉइंट उससे करा था, ठीक है। तो वो ये जो आया था कि एनुअल लीज पेमेंट। देखो मैं आपको ना स्टेप्स बताता हूँ। पहले आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये ना फाइनेंस लीज है। कैसे प्रूव करोगे? कॉस्ट कितने की? 10 की। यूजीआरवी जो 3 साल बाद मिल रहा है उसकी आज की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी? 75,000। तो 10 लाख में से जो मेरी कॉस्ट है उसमें से 75 बाहर करूंगा, तो कितना आ रहा है मेरा? 924। कहने से ये 924 क्या होगा?
एमएलपी तो होगा ना ये, मतलब लीज रेंट और जीआरवी की आज की वैल्यू ही तो होगी ना ये, नहीं तो और क्या हो, एक जनरल व्यू के अंदर यही तो होगा बच्चे। तो क्या ये जो 9,24,870 आया, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एमएलपी है, एंड एमएलपी इज ऑलमोस्ट 92% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट? 10 लाख। और मैंने कुछ नहीं करा भाई, मतलब सामने सामने दिख रहा है। जीआरवी 1 लाख 3 साल बाद कम करूंगा, लगभग 70-80 हजार बाहर होगा, होगा ही होगा प्रूव। तो यार कोई और एसेट ले लो, 5 लाख का कॉस्ट ले लो। मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा हूँ, एक एसेट है 5 लाख, 3 साल बाद 50 हजार यूजीआर, उसकी आज की वैल्यू निकालोगे 35 तक आएगी। तो 5 लाख में से 35 बाहर करोगे, 465। 5 लाख का एसेट, 465 की एमएलपी, प्रूफ तो यही होगा कि फाइनेंस लीज। पहले यहां तक समझ आ गया आपको? पहले ये वाला पैरामीटर क्लियर है? और दूसरा पैरामीटर क्या बोल रहा था वो, 5 साल में से 3 साल है, तो पहले मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि ये फाइनेंस लीज है। ये सबको क्लियर है? अब मैं इधर आता हूं। 9,24,000 आज की वैल्यू है, यही है ना? अब मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा? ये 924 जो है, मैं 3 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं 3 साल के डिस्काउंट रेट से डिवाइड करूँ। मैं फिर से बोल रहा हूं, 924 आज की वैल्यू, मैं इसको 3 साल में लूंगा तो मेरा नुकसान होगा। अगर आज किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख है, तो मैं क्या टोटल तुमसे 10 लाख ही लूंगा? 12 लाख लूंगा तुमसे, ऐसा ही है ना? उसके लिए डिवाइड में 3 से नहीं करूंगा, 3 से कम की वैल्यू में करूंगा, इससे ज्यादा लॉजिक नहीं दे सकता मैं। इसीलिए मैंने 924 को 3 से डिवाइड नहीं करा, मुझे नुकसान होता, नहीं तो तुम मुझे कहते सर देखो 924 को 3 से डिवाइड करो, मोटा मोटी 3 लाख 3 लाख 3 लाख आता भाई 3 साल बाद। आज जो 924 है, मैं उसके तुमसे 924 से लूंगा क्या? तो मैं बराबर नहीं डिवाइड, मैं कम नंबर से डिवाइड करूंगा उसको। और वो कम नंबर क्या बन रहा है? 3 साल का जो डिस्काउंट रेट, दैट इज 2 जिससे क्या निकल कर आया? 371 भाई साहब, ऐसा है, ईयर 1 के एंड में 371 चाहिए, ईयर 2 में भी 371 चाहिए, थर्ड में भी चाहिए, तब जाके मेरे को फायदा होगा। ब्याज भी तो कंसिडर करना है मुझे। तो बेसिकली द एमएलपीज जो जो फ्यूचर में लीज रेंट है, वो 924 को मैं 3 से डिवाइड बिल्कुल नहीं करूंगा, वरना मुझे नुकसान हो जाएगा। 924 तो आज की वैल्यू है। 924 तो आज, अगर कॉस्ट ऑफ द एसेट आज का था, यूजीआर बैठे तो आज की वैल्यू है। आज की वैल्यू लूंगा बस 3 साल के अंदर। तो इसलिए मैंने उसको 2 से डिवाइड करो, 371 है, और दिमाग चलाओ, 371 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 लाख तक बन जाएगा, मेरे को फायदा हो जाएगा। ये आ गया आपका यहां तक? अब इन्होंने क्या करा, अगला पॉइंट क्या था? अनअर्न फाइनेंसिंग। 371 3 बार लूंगा, प्लस यूजीआर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो टोटल पे ही चलता है, कि 3 पेमेंट प्लस यूजीआर भी, उसका टोटल क्या आ गया? 12-15। आज की वैल्यू क्या चल रही थी मेरी? 10 लाख। नेट इन्वेस्टमेंट हो गया अनअर्न फाइनेंसिंग। इट हैज लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मेनी वेज ऑफ डूइंग थिंग, बट जैसे चल रहा है ऐसा ही आपको पेपर में इसी सेट पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, और एकदम स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करना होगा, कोई मॉड्यूलेशन नहीं आ सकती। अगर आ गई तो वो फर्स्ट टाइम, अभी तक तो नहीं है। बताइए क्लियर है बच्चे यहां तक? तो सर जी इसी के साथ आपका AS19 सारा का सारा ओवर है सर जी। अब इसे प्लीज अच्छे से कर लेना। 2 क्लासेस का था, हमने 3 क्लासेस लगाए, काफी टाइम लगाए, तो इसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा, फ्रंट में रखिएगा AS19। ठीक है बच्चे? चलिए तो इतना रखते हैं जी, और नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में ना CMA का अलग हो जाएगा, और CA का भी अलग चलेगा। तो मैं अभी बताता हूँ, मतलब ताकि ना ग्रुप में मुझे याद दिला देना।
10:30 to 12 CMA का होगा, फिर 12 से 1:30 टैक्स होगा, फिर 1:30 से 3 सीए का अकाउंट्स होगा, फिर आप लोग का जीएसटी। ठीक है जी, ध्यान से पक्का से मुझे ग्रुप में वैसे उस दिन याद दिला देना। और ये जो करण जी आपका भी 10:30 से 12 होगा। नेक्स्ट कौन सा? टीटीएस 10:30। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी बहुत सर। बहुत बहुत बहुत